हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नाजीवाद और हिटलर के बारे में। हिटलर का कैसे उदय हुआ ये सभी पढ़ने वाले हैं, और ये भी पढ़ने वाले हैं जर्मनी का पतन और डर का कारण क्या रहा और वर्साई की संधि क्या थी, ये सभी पढ़ने वाले हैं। और हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, ये सब भी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इसका पहला वीडियो है, अभी आगे और वीडियो आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय के पन्नों को पलटने वाले हैं जो केवल तारीखों या संधियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये इंसानी मनोविज्ञान और समाज के बदलाव की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं खौफनाक कहानी है। आज का हमारा विषय है नाजीवाद की शुरुआत और हिटलर के उदय के पीछे के असल कारण। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो विश्व इतिहास का एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर है जो ये समझाता है कि इतिहास केवल रटने के लिए नहीं होता, बल्कि दुनिया को समझने का एक नजरिया होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस डीप डाइव का मिशन भी यही समझना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से तानाशाह नहीं होता, परिस्थितियां और आसपास का माहौल उसे ऐसा बनाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर हिटलर अचानक से एक तानाशाह कैसे बन गया। मुझे लगता है यहाँ सबसे पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि नाजीवाद कोई एक व्यक्ति या कोई एक घटना नहीं है। ये असल में विचारों का एक समूह है, एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा है जिसे पनपने में सालों लगे। बिल्कुल। और इस विचारधारा के खौफ को समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दर्दनाक कहानी दी गई है। बात है 1945 के वसंत की। एक 11 साल का जर्मन बच्चा था, हेलमुथ जी। वो आधी रात को सो रहा था और अचानक उसे अपने माता पिता की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसके पिता जर्मनी के एक बहुत अमीर और प्रसिद्ध डॉक्टर थे और वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि मैं तुम सबको मार कर मरूं या अकेला आत्महत्या कर लूं। मतलब सीरियसली 11 साल के बच्चे के लिए ये सुनना कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि पिता को डर था कि मित्र राष्ट्र यानी जो अलाइड पावर्स थे वो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा उन्होंने यहूदियों और अपाहिज लोगों के साथ किया था। और अगले ही दिन उसके पिता अपने ऑफिस में खुद को गोली मार लेते हैं। हे भगवान। और उसकी माँ उनके खून से सने कपड़ों को घर की अंगीठी में जला देती है। हेलमुथ इस घटना से इतना डर जाता है कि अगले 2 साल तक वो अपने ही घर में खाना नहीं खाता। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे खाने में जहर दे देगी। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये दिखाती है कि नाजीवाद के समर्थकों के अंदर किस कदर खौफ बैठ चुका था। एग्जैक्टली। और इसी खौफ के कारण हिटलर और उसके करीबियों जैसे कि गोएबल्स ने भी बंकर में आत्महत्या कर ली थी। उन्हें पता था कि उन्होंने जो किया है उसकी सजा क्या मिलने वाली है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी सोचेगा कि ये सब शुरू कहां से हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा का पूरा देश इस क्रूरता में शामिल हो गया। तो इसके लिए हमें जाना होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, 1914 से 1918 के बीच। हाँ, और स्रोत भी प्रथम विश्व युद्ध के असल कारणों पर बहुत जोर देता है। ये युद्ध किसी एक छोटे कारण से नहीं हुआ था। ये असल में साम्राज्यवाद और नए उपनिवेश बनाने की अंधी दौड़ का नतीजा था। बिल्कुल। दुनिया पूरी तरह से 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थीं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे, जो कि उस समय राजतंत्र थे जी। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। अमेरिका की भूमिका यहाँ बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि अमेरिका बहुत चालाक था। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका उसमें नहीं उतरा। बिल्कुल नहीं। उसने पूरे 3 साल इंतजार किया। 1917 तक वो दोनों तरफ हथियार बेचता रहा और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 1 बना लिया। मतलब जब यूरोप अपना खून बहा रहा था तब अमेरिका पैसा कमा रहा था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस युद्ध का तात्कालिक कारण। हाँ, वो सर्बिया वाला किस्सा। बिल्कुल। सर्बिया के साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। ऑस्ट्रिया बिना किसी सबूत के सर्बिया पर हमला कर देता है। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ आ जाता है और रूस सर्बिया को बचाने आ जाता है। और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस आग में कूद पड़ती है। शुरुआत में तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के हिस्सों पर कब्जा करके खूब जश्न मनाया। हाँ, उन्हें लगा कि बस कुछ महीनों की बात है। लेकिन ये युद्ध 4 साल चला और इसने पूरे यूरोप को अंदर से खोखला कर दिया। बिल्कुल खोखला कर दिया। और यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प और खौफनाक हो जाती है,
क्योंकि जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी हार गया तो उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आप वर्साई की संधि की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। विजेताओं ने युद्ध का सारा दोष सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर थोप दिया और उन्हें जो सजा दी गई उसके आंकड़े स्रोत में बहुत साफ तौर पर दिए गए हैं। जी। जर्मनी का 13% इलाका उससे छीन लिया गया। पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और डेनमार्क ने उस पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ जमीन नहीं, 10% आबादी भी दूसरे देशों के अधीन चली गई। बिल्कुल, उनके डॉक्टर, इंजीनियर सब छिन गए। इसके अलावा उनका 75% लोहा और 26% कोयला फ्रांस और बाकी देशों ने ले लिया, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कोयले और लोहे के बिना तो कोई देश चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। और तो और राइनलैंड से उनकी सेना हटा दी गई, उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया और इसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड का भारी जुर्माना लगा दिया गया। अकल्पनीय रकम थी वो। बिल्कुल अकल्पनीय। एक देश जो पहले ही युद्ध से बर्बाद हो चुका है, उस पर इतना बड़ा बोझ। देखिए, सजा 2 तरह की होती है, एक जो सुधारने के लिए दी जाती है और दूसरी जो किसी को पूरी तरह से तबाह करने के लिए दी जाती है। वर्साई की संधि जर्मनी को तबाह करने, उसकी कमर तोड़ने और उसे हमेशा के लिए अपंग बनाने के लिए थी। और यही वो बेइज्जती थी जिसने हिटलर जैसे तानाशाह के उदय की जमीन तैयार की। बिल्कुल सही कहा। और इसी बेइज्जती के बीच जर्मनी के अंदरूनी राजनीति में भी भूचाल आ गया। जैसे ही हार दिखने लगी, जर्मनी का सम्राट रातों रात देश छोड़कर भाग गया। देश बिल्कुल अनाथ हो गया था। हाँ, एक तरह से देश का मुखिया पूरे परिवार को कर्ज में डुबोकर भाग गया। इसके बाद वाइमर नाम की जगह पर एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, जिसे हम वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस नए लोकतंत्र ने एक बहुत ही शानदार काम किया था। उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया, यानी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार। बिल्कुल, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी। फ्रांस जैसे देश को भी ये करने में सालों लग गए थे, लेकिन जर्मनी के इस लोकतंत्र ने ये तुरंत किया। लेकिन त्रासदी देखिए, ये लोकतंत्र एक नवजात शिशु की तरह था जिसे देखभाल की जरूरत थी। लेकिन सम्राट की गलतियों और वर्साई की संधि का सारा ठीकरा इसी नई सरकार पर फोड़ दिया गया। हाँ, क्योंकि वर्साई जाकर उस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने की मजबूरी इसी सरकार की थी। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि जर्मनी की जनता अपने ही लोकतंत्र से नफरत करने लगी। उन्हें लगा कि ये सरकार ही उनकी बर्बादी का कारण है। और यहीं से प्रोपोगेंडा का असली खेल शुरू होता है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जब लोग अपने लोकतंत्र से नफरत कर रहे थे, तब रूढ़िवादी नेताओं ने मीडिया और अखबारों का इस्तेमाल करके जनता का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। जी, राष्ट्रवाद के नाम पर। राष्ट्रवाद के नाम पर सैनिकों की जिंदगी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर ग्लोरीफाई करके पेश किया जाने लगा। अखबारों में दिखाया जाता था कि खाइयों की जिंदगी या जो ट्रेंच लाइफ है वो बहुत महान है, सैनिक बहुत खुश हैं और देश के लिए जान देना सबसे बड़ा गौरव है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? स्रोत में जो सच्चाई बताई गई है वो डराने वाली है। सैनिक उन खाइयों में रहते थे जहां इंसानी लाशें खाने वाले बड़े बड़े चूहे घूमते थे। उफ। मस्टर्ड गैस के हमलों में उनके फेफड़े अंदर ही अंदर जल जाते थे। वो अपने साथियों को तड़प कर मरते हुए दिखते थे। कोई महानता नहीं थी वहां, सिर्फ मौत और गंदगी थी। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा झूठ फैलाया क्यों जा रहा था? असल में मानसिकता बदली जा रही थी। छोटे लड़कों को ये सिखाया जाने लगा कि उन्हें रोना नहीं है, भावनाओं को बाहर नहीं निकालना है। बिल्कुल, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। एग्जैक्टली। उन्हें आक्रामक, क्रूर और शारीरिक रूप से मजबूत बनना है। करुणा या दया दिखाने वालों को कमजोर माना जाने लगा। ये सब दूसरे विश्व युद्ध के लिए एक क्रूर और अंधी सेना तैयार करने की साजिश थी। भावनाओं को दबाना और आक्रामकता को बढ़ावा देना इंसानी मनोविज्ञान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। और जब किसी देश की जनता आर्थिक रूप से टूटी हुई हो, बेइज्जत महसूस कर रही हो और उनके युवाओं में इतनी आक्रामकता भर दी गई हो, तो वो किसी भी तानाशाह के पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। और हिटलर ने ठीक इसी गुस्से का, इसी शून्यता का फायदा उठाया। तो अगर हम इन सारे पहलुओं को जोड़ें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जी। प्रथम विश्व युद्ध की होड़, वर्साई की क्रूर संधि, एक कमजोर लोकतंत्र की विफलता और एक सोची समझी आक्रामक मीडिया रणनीति, इन सब ने मिलकर जर्मनी को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से नाजीवाद का जन्म हुआ। और ये जानना आज के जमाने में भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
क्योंकि ये दिखाता है कि जब किसी देश या समाज को हद से ज्यादा अपमानित किया जाता है और उनके संसाधन छीन लिए जाते हैं, तो वहां उग्रवाद और तानाशाही के जन्म लेने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और इसके साथ ही हमें यह भी सीखना चाहिए कि मीडिया द्वारा गढ़े गए प्रोपेगेंडा को पहचानने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की कितनी जरूरत है। हर चमकती हुई चीज या हर ग्लोरीफाई की गई बात सच नहीं होती। बिल्कुल सही। आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोट से निकला एक विचार यहाँ रखना चाहूंगा, एक ऐसा विचार जो शायद इतिहास को देखने का नजरिया बदल दे। बताइए। इतिहास में अक्सर यही माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए केवल और केवल हिटलर जिम्मेदार था। लेकिन अगर वर्साई की संधि में विजयी देशों ने यानी मित्र राष्ट्रों ने इतना घमंड और प्रतिशोध ना दिखाया होता, अगर उन्होंने जर्मनी को पूरी तरह से कुचलने के बजाय उसे सुधारने का एक मौका दिया होता जी, तो क्या दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का वो भयानक मंजर देखना पड़ता? क्या एक तरह से उस सजा को थोपने वाले भी उस महाविनाश के लिए उतने ही जिम्मेदार नहीं थे? ये सच में सोचने वाली बात है। न्याय और प्रतिशोध का ये अंतर अक्सर इतिहास की दिशा बदल देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस डीप डाइव से जुड़ने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।